नमस्कार दोस्तों। ईरान वार को लेकर दो बड़ी खबरें हैं। एक कि ईरानी हमले में सऊदी अरब के प्रिंस एयर बेस पर 3 अमेरिकी विमानों को भारी नुकसान हुआ है। KF-135 3 अमेरिकी विमान के तबाह होने की खबर है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है 12 या 14 अमेरिकी सैनिक भी बुरी तरह से जख्मी हुए, वो भी तब जब अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई, ईरान की मिलिट्री खत्म हो गई, ईरान की ताकत खत्म हो गई। बावजूद इसके ईरान सऊदी अरब के अमेरिकी बेस पर हमला करने में कामयाब हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरह से ईरान ने सऊदी अरब के एयरबेस पर तबाही मचाई है। स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। खबर यह आई कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की 1 घंटे तक ईरानी राष्ट्रपति से बात हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अधिकृत तौर पर यह सूचना एक्स के जरिए दुनिया को दी है, और साथ में यह कि कल इस्लामाबाद में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। पाकिस्तान मेजबानी करेगा। तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट और पाकिस्तान, इन 4 देशों के विदेश मंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग का मकसद है ईरान वार से जो तनाव पैदा हुआ है उस तनाव को कम करना, डी एस्केलेशन करना और ऐसा रास्ता निकालना जिससे बातचीत की जमीन तैयार हो। तो बातचीत का दरवाजा खुलने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन खास बात यह भी है कि इस बैठक में मध्यस्थता करने वाले देशों के विदेश मंत्री तो हैं, लेकिन न तो अमेरिका की कोई नुमाइंदगी कर रहा है, न ईरान की कोई नुमाइंदगी कर रहा है। बातचीत के टेबल पर ईरान की शर्तें भी होगी, पाकिस्तान के प्रस्ताव भी होंगे। जो खबर आई थी कि पाकिस्तान के 15 प्रस्ताव हैं, 15 प्रपोजल हैं, 15 पॉइंट कहा गया, ईरान ने उन सबको खारिज किया। 5 शर्तें ईरान की तरफ से। तो क्या कुछ होने वाला है कल इस्लामाबाद में? इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे अपने खास मेहमान से, बॉबी नकवी साहब से, जिन्हें आप हमारे YouTube चैनल पर कई बार सुन चुके हैं, जो वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, लंबे अरसे तक दुबई में रहे, गल्फ न्यूज के एडिटर रहे, 25 सालों तक वेस्ट एशिया के केंद्र में रहकर, दुबई में रहकर उन्होंने वहां की स्थितियों को समझा है। लेकिन बॉबी नकवी साहब के पास जाने से पहले आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ ने एक्स पर जानकारी क्या दी। शहबाज शरीफ ने कहा ऑन रिकॉर्ड कि उनकी ईरान के राष्ट्रपति से 1 घंटे तक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान पर जारी इजरायली हमलों की निंदा की, जिसमें हाल ही में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले भी शामिल हैं। साथ ही ईरान के लोगों के प्रति पाकिस्तान की एकजुटता जताई। मैंने जान माल के नुकसान पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की, घायल और विस्थापित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की और पाकिस्तान में शांति बढ़ाने और संवाद की सुविधा प्रदान करने के ईमानदार प्रयासों की सराहना करने के लिए शुक्रिया भी किया और पाकिस्तान में चल रही डिप्लोमेटिक पहल की जानकारी दी। इसका मतलब ईरान इस बातचीत से रजामंद है, ईरान को इन्फॉर्म करके बताकर यह बातचीत हो रही है। तो बातचीत का दरवाजा खुलने के आसार हैं, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर पाकिस्तान में हो रही इस मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा या यहां से ईरान और अमेरिका के बीच कोई और रास्ता वार खत्म करने का निकलेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलते हैं हम बॉबी नकवी साहब के पास। यह भी है कि ट्रंप ने भले ब्रेक का ऐलान किया हो, लेकिन हमले दोनों तरफ से जारी है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाले इलाकों में इजराइल की तरफ से बमबारी हुई है और ईरान की तरफ से जो हमले हुए, जवाबी कार्रवाई कहे या ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई है उससे तबाही की तस्वीरें इजराइल से आई है। इजराइल के कई ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें दागी गई है। तो बहरहाल पूरी बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करते। स्वागत है बॉबी नकवी साहब आपका। सबसे पहले बॉबी नकवी साहब, आपकी प्रतिक्रिया, कैसे माना जाए, एक डेडलॉक था, क्या ये डेडलॉक शहबाज शरीफ के ईरानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के जरिए जो संदेश आया है वो, और कल जो ये बैठक होने वाली जिसमें अचानक सऊदी अरब का भी नाम आया जो पहले नहीं था, इससे क्या ये डेडलॉक टूटने का रास्ता दिखने लगा? जी अजीत जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और सलाम। देखिए, ये जो खबर आ रही है कि कल
इनके जो 4 कंट्रीज हैं जिनका आपने नाम लिया, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने जा रही है। आपको याद होगा कि जब ये बातचीत के बारे में जब ये शुरू हुआ था कि साहब ऐसा हो सकता है कि कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो तो इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। तो इसलिए जब मुझे लगता है कि ये इस्लामाबाद में ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग के लिए इकट्ठा होना, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है सिग्निफिकेंस है। अब जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें ऐसा कहना, और इसमें टर्की का भी स्टेटमेंट आया है, दोनों का ये कहना है कि ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स मिलके कोई एक डिप्लोमेसी के लिए कोई एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं और ईरान बार बार उस बात को खारिज कर रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, उसके बाद उन्होंने 15 पॉइंट का एजेंडा भेजा, जिसके पलट में ईरान ने 5 पॉइंट का एजेंडा भेजा। बहरहाल कोई बातचीत होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थक हार के डिसाइड कर लिया है कि अब ये डिप्लोमेसी वाला मामला जो है इसको हम आउटसोर्स कर देते हैं। यानी क्योंकि पहले खबर आ रही थी, पहले शुरू में आया था जेरेड कुशनर और विटकॉफ जाएंगे, फिर वो ऐतराज हुआ कि ये दोनों लोग ईरान को पसंद नहीं, तो फिर पता चला मार्को रूबियो और जेडी वैंस जाएंगे। अब वो दोनों भी एक तरह से इस मीटिंग में नहीं है, 4 दूसरे देश शामिल हैं जो मीडिएट कर रहे हैं। जी देखिए, जो इनके जो दामाद साहब हैं, जेरेड कुशनर साहब और स्टीव विटकॉफ, वो दोनों की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है इस मामले में, क्योंकि उसकी वजह हम लोग देख ही रहे हैं कि जो 26 तारीख और उसके पहले जो 3 राउंड हुए थे, उसके बाद उन्होंने फिर सही फीडबैक नहीं दिया था कि क्या प्रोग्रेस हो रही बातचीत की। मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 जो फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हो रही है, इसका पर्पस जो है वो ये है कि अगर कोई बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में होनी है, तो उसका ग्राउंड वर्क जो है, यहाँ पे एक खांचा, एक फ्रेमवर्क जो है तैयार किया जाएगा और फिर उसको ईरान के सामने पेश किया जाएगा कि साहब इन बिंदुओं पे इस तरीके से इन लोगों की मौजूदगी में इस्लामाबाद में अगले राउंड में बातचीत हो सकती है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया की एंट्री जो है थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये जब इन कंट्रीज का नाम लिया जा रहा था तो उसमें ओमान शामिल था, सऊदी अरेबिया नहीं था। लेकिन अब चूंकि सऊदी अरेबिया की एंट्री हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि इसमें गल्फ कंट्रीज का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। देखिए, गल्फ कंट्री शुरू से उनको ऐसा लग रहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बातचीत होती है तो हम भी वहां पे उस टेबल पे मौजूद रहें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सबसे बड़े स्टेक होल्डर यही गल्फ कंट्रीज हैं। तो कोई भी अगर उसका कोई पोस्ट वॉर या सीज फायर के दौरान कोई अगर नया फ्रेमवर्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने का अगर तैयार होता है या डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ऑफर आता है, तो उसमें इन कंट्रीज की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए जो है सऊदी अरेबिया की एंट्री हुई है। अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद कोई फ्रेमवर्क तैयार होता है कि नहीं। हमें यह भी देखना है कि आज और कल के बीच में इसमें ईरान की क्या रिएक्शन आती है। आपने जैसे बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने मसूद पेजिशंस से बात की, लेकिन ईरान की तरफ से कोई अभी सरकारी बयान नहीं आया है। उसमें क्या बातचीत हुई, उनकी तरफ से कोई डिटेल नहीं आई है, कंफर्मेशन भी नहीं आया है कि बातचीत गोया हुई है कि नहीं हुई है। तो हमें थोड़ा सा और ईरान की कोई नुमाइंदगी भी नहीं है। मतलब जो देश आमने सामने लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, अमेरिका और ईरान, वो उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं कर रहा है। सही आपने शब्द इस्तेमाल किया, आउटसोर्स कर दिया। तो ये थर्ड पार्टी मीटिंग है पूरी तरह से। जी, मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है अमेरिका की तरफ से कि इस जैसा मैंने बताया कि इन 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का जो पर्पस है वो ये हो सकता है कि एक उसका ईरान और अमेरिका के बीच की जो बातचीत होगी तो उसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, किन बिंदुओं पे बात करेंगे, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसपे दोनों अमेरिका और ईरान बात करने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, यही इसीलिए शायद 4 ऐसी कंट्रीज को चुना गया जिनका, हालांकि सऊदी अरेबिया का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उनके ऊपर तो बमबारी भी हो रही है, आज भारी बमबारी भी हुई है उनके सुल्तान एयरबेस पे।
ये जो 3 कंट्रीज ऐसी हैं कि हो सकता है कि उनको लगता है कि कोई ऐसा एक न्यूट्रल एक ऐसा ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो सके जिससे ईरान तैयार हो जाए कि चलिए अब हम बात करते हैं। मेरे ख्याल से इसलिए इन कंट्रीज को एक इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है अमेरिका की तरफ से। जी लेकिन ये बताइए, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसका मतलब वहां बातचीत के टेबल पे अगर ईरान की नुमाइंदगी नहीं है या अमेरिका की नहीं, जैसे पहले खबरें हमने उसका जिक्र भी किया कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बाद आया कि मार्को रूबियो और ये जा सकते हैं जेडी वेंस। तब ये खबर आ रही थी कि ईरान से कौन जाएगा, क्या विदेश मंत्री जाएंगे या उनके गलीबाफ स्पीकर जाएंगे। अब वो सब कोई नहीं है, तो जाहिर है उस बातचीत के टेबल पर कोई फ्रेमवर्क होगा। तो ईरान की तरफ से 5 या 4 या 6 कंडीशन की बात आई थी, पाकिस्तान की तरफ से, माफ करें, अमेरिका की तरफ से 15 प्रपोजल की बात आई थी। तो कुछ ये सब फ्रेमवर्क होगा। और अगर शहबाज शरीफ आज करें 1 घंटे मैंने बात की है, उन्होंने टाइम मेंशन किया। आमतौर पर होता है कि हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, 1 घंटे बात की, इससे ये संदेश है कि बहुत निटी ग्रिटी और डिटेलिंग भी बात हुई होगी। क्या ये माने कि वो डिटेलिंग कुछ इस मीटिंग में तय हो सकती है? देखिए अजीत जी, एक बात तो तय है कि इसमें ईरान बातचीत के लिए तभी तैयार होगा जब उसकी कोई फायदे की बात होगी, पहली बात। तो अब वो फायदे की बात कौन प्रपोज करेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस टाइम कोई मेजर कंसेशन ईरान को पब्लिकली देना शायद बहुत खतरनाक साबित होगा। उनकी बेइज्जती भी होगी और उनका एलाई जो है वो नाराज हो सकता है, यानी इजराइल। तो हो सकता है, ये मेरी एक गट फीलिंग है कि इन कंट्रीज को चुना गया है कि साहब एक दो चीजें डोनाल्ड ट्रंप के साहब की तरफ से कन्वे की गई होंगी कि ये आप प्रपोजल दे के देखिए, उस पर ईरान क्या कहता है। देखिए, ये बातचीत के पहले की बातचीत है। जैसे जब कोई मेजर समिट होती है तो उसमें अधिकारी लोग सारी कंट्रीज के मिलते हैं, वो एक खांचा तैयार करते हैं। तो ये वो काम होगा कल जब ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, जो मेन बातचीत होगी उसके लिए एक खांचा तैयार होगा, उसका फ्रेमवर्क तैयार होगा। और ये हो सकता है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई एक प्रपोजल ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कन्वे किया गया हो कि आप, यानी इस्लामाबाद में ईरान, ऐसा इसको ईरान के सामने पेश किया जाए और ईरान को कन्वे किया जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब पब्लिकली, अब जब ये पांच दिन के बाद जब 10 दिन कर चुके हैं, 6 अप्रैल तक का इनके पास टाइम है, तो वो पब्लिकली कोई ऐसा स्टैंड न लेना चाहते होंगे जिससे दुनिया को लगे या उनके एलाई को लगे या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है हार मान ली। तो हो सकता है कि ऐसा कोई ऑफर दिया जाए ईरान को। जी अब सवाल ये उठता है कि जैसे 72 घंटे पहले, समझे 2 ढाई दिन पहले, जब ट्रंप की तरफ से आया कि उन्हें ईरान तोहफा भेज रहा है, और उसके बाद कल सुबह आया कि तोहफे में उन्हें 10 कंटेनर मिले जो पाकिस्तानी झंडे लगे हुए कंटेनर थे, ऐसा कहा गया, और पाकिस्तान में कल मीटिंग होने वाली है। तो क्या ऐसा हो सकता है फिर उसके बाद वाकई पाकिस्तान ने इस हद तक कुछ बीच में मध्यस्थता की कि कुछ तोहफा भी भेजा, संदेश भी भेजा, और उसके बाद पाकिस्तान में मीटिंग भी हो रही है? देखिए, ये मीटिंग की बात जो है वो तो इस्लामाबाद और टर्की दोनों का नाम आ रहा था मीटिंग में शुरुआत से। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये डिप्लोमेसी का शगुफा छोड़ा था और बातचीत का शगुफा छोड़ा था, तो उसमें सबसे पहले 4 कंट्रीज का नाम आया था, जिसमें तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और ओमान शामिल थे। अब इस वक्त जो है ओमान नहीं है और उनकी जगह सऊदी अरेबिया ने ले ली है। तो अब देखना यह है कि कल ये अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस की है, यानी एक 2 कंट्रीज से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, यानी एक पाकिस्तान से आया है, दूसरा तुर्की से आया है, यानी ये मीटिंग ऑफिशियल है और इन चारों कंट्री की रजामंदी से हो रही है, इसीलिए उनके फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब देखना यह है कि इसमें ईरान के सामने ये क्या फ्रेमवर्क रखते हैं। दूसरा देखना यह है कि इनके पास कितना बड़ा मैंडेट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या पूरी तरह भरोसा करके और इनसे कहा है कि आप हमारे तरफ से एक प्रपोजल दे के देखिए, उसके बाद आगे क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये चार जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इनकी मीटिंग बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाएगी।
क्योंकि हो सकता है कि ऐसे इस मीटिंग के बाद अगर ईरान से बातचीत होती है और उनके सामने कोई प्रपोजल रखा जाता है, तो हो सकता है कि ये एक ईरान आगे के लिए अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए और फिर वो जेडी वांस को वहां से बुलाया जाए कि साहब अब आप आ जाइए, अब हमने ग्राउंड तैयार कर दिया, अब आप बातचीत करिए। तो देखना है, अब मेरे ख्याल से 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है इस मीटिंग में। देखते हैं अजीत जी आगे क्या होता है। चलिए, सबकी नजर इस मीटिंग पर होगी, क्योंकि दुनिया में इस वार की वजह से जो एक अनिश्चितता है एनर्जी को लेकर, तेल गैस को लेकर, और उसका असर दुनिया के तमाम देशों पर जिस तरह से पड़ने लगा है, तो अमेरिका को छोड़ दे, अगर हम माफ करें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें मुझे ध्यान नहीं कि आपने इस बात को मेंशन किया कि नहीं। इसमें एक बड़ा डिस्टर्बिंग एंगल इस जंग में और जुड़ चुका है, वो है हूतीस का कूदना। हाँ। हूतीस भी जो है शामिल हो चुके हैं। उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दागा है और उन्होंने धमकी दी है कि ना सिर्फ हम बाबल मंडप और बल्कि हम हमारी पहुंच सूज कनाल तक की है। तो अगर सूज कनाल पे भी ये हमले अगर शुरू कर देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया, फिर ये चोक पॉइंट नहीं, फिर तो ये पूरा जो है दुनिया का व्यापार जो है उसका बट्टा बैठ जाएगा। अगर यहाँ पे भी, इस इलाके में भी, रेड सी की तरफ भी अगर जंग शुरू हो गई और वहां से भी हमले अगर शुरू हो गए तो जी। ये बहुत अहम है, सही बात है। मैंने हूती के स्पोक्स पर्सन का बयान भी देखा, और जाहिर है वो इस तरह की धमकी और चेतावनी भी है। अब सवाल उठता है, देखिए, लगातार उसके बाद भी दोनों तरफ से हमले, इजराइल की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी। जैसे आज तस्वीर आई, वो स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाए जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी में, वहां कहा जा रहा है कि 3 जो जहाज हैं अमेरिका के, उनको काफी नुकसान पहुंचा है, KF-135 को। तो ये एक सवाल होता है कि अगर ट्रंप बार बार कहते हैं कि पूरी तरह से खत्म कर दिया मिलिट्री पावर को, मिसाइल पावर को, एयरफोर्स को, और उसके बाद भी अगर ईरान उस एयरबेस पर अटैक करने में, ड्रोन से चाहे मिसाइल से अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जो बहुत ही सिक्योर्ड होगा, अगर देखें एयर डिफेंस सिस्टम की भी मजबूत तैनाती उस एयरबेस पर होगी, और पहले भी वहां अटैक कर चुका है, स्क्रीन पर वही तस्वीर दिखाए। तो ऐसे में इसका मतलब कि एयर डिफेंस वेस्ट एशिया में अमेरिकी एयरबेस को, मिलिट्री बेस को डिफेंड करने में पूरी तरह से नाकाम है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो ये सुल्तान सऊदी अरब एयरबेस वाली तस्वीर दिखाई स्क्रीन पर। हाँ। ये सुल्तान एयरबेस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एयरबेस है। वहाँ पे अच्छा खासा जो है अमेरिकी एयरफोर्स और मिलिट्री का जो हार्डवेयर रहता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एयर बेसेस हैं, जहाँ पे इनकी जो एयर डिफेंस की सारी जो सबसे बड़ी, इंक्लूडिंग थर्ड बैटरीज भी हैं और दूसरी बैटरीज भी लगाई हुई हैं। उसके बावजूद अगर ईरान वहाँ पे एयर डिफेंस को ब्रीच कर पा रहा है, यानी भेद कर पा रहा है, और उसके बाद इनके 3 जो एयर रिफ्यूलिंग के जो जहाज हैं उनको डैमेज किया है, और 10, 12, 13 जो इंजरीज हुई हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए, इसका मैं इसको 2 तरीके से देता हूँ। पहला तो ये कि ईरान अब पूरी तरह से जो है, पहले उसने हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन किया जंग के शुरुआती दौर में, जब उसने जंग को जो है 6 कंट्रीज में फैलाया, उसके बाद 13 कंट्रीज में फैलाया। अब वो वर्टिकल एस्केलेशन के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी आंख का बदला आंख। अगर अमेरिका और इजराइल कोई हमला करते हैं तो उससे तेजी से उसका वो जवाब देगा, और जिस तरह के टारगेट अगर अमेरिका और इजराइल चुन रहे हैं, उससे ज्यादा कहीं बड़े टारगेट जो है ईरान अब वहां पे जवाबी हमला कर रहा है। तो ईरान, देखिए, दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं, दोनों का मकसद एक ही है इस वक्त, कि कौन अपनी बात को ऊंची रखता है और कौन नेगोशिएशन टेबल पे जब भी अगर जाएंगे, बैठेंगे, तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। यहाँ बात यह है कि कौन पहले तैयार होगा बातचीत के लिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बातचीत का ऑफर जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने जो कंडीशन रखी हैं वो ऐसी हैं जो ईरान कहीं से मान नहीं सकता। तो अब देखना यह है कि दोनों में से कौन जो है पहले तैयार होता है, और कौन क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ऐसा कंसेशन रखते हैं ईरान के सामने कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए दोनों तरफ से बहुत तेजी से हमले किए जा रहे हैं। जी। अब एक सवाल, हालांकि स्पेकुलेशन है, हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन शुरू से अगर हम बात करें तो जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए मुस्तफा खामेनेई, उनका जब पहली बार पब्लिक में स्टेटमेंट आया, पब्लिक अपीयरेंस भले न हुआ,
लेकिन वो स्टेटमेंट आया रिटर्न, तो उसमें कुछ शर्तें गिनाई गई। वही शर्तें बाद में मसूद पेजेश्कियन ने भी दोहराई, वही शर्तें अब्बास अराक्ची ने दोहराई, जिसमें अमेरिका को मुआवजा देना, वेस्ट एशिया के मिलिट्री बेस को खाली करना, दोबारा ऐसी जंग न हो उसकी गारंटी देना, ये सारी चीजें थी। तो यही कहा जा रहा है कि बाद तक ईरान का यही स्टेटेड पोजीशन है। बट इनमें से कोई शर्त अमेरिका मानेगा ऐसा कहना मुश्किल है। कोई भी समझ के कह सकता है कि वो समेट ले पूरा वेस्ट एशिया से अपने मिलिट्री बेस, मुश्किल है। अमेरिका ऐसा करेगा क्या? दूसरा, मुआवजा, तो वो मुआवजा कहां से देगा? मतलब देगा क्या, कहां से मतलब देगा क्या? जो इस तरह का जिसके प्रेसिडेंट एक सन की बर्ताव कर रहे हैं, तो ईरान भी अपने पोजीशन से बहुत पीछे आना पड़ेगा। तो ईरान क्या चाह सकता है जिस पर लगता है कोई रास्ता निकले? हमने कई बार बात की, लेकिन फिर भी चूंकि अब बातचीत की टेबल पर कल बात होने वाली। देखिए, जब अमेरिका ने जब 15 पॉइंट का एजेंडा ईरान को भेजा था, तो उसके बाद ईरान का रिस्पांस आया था, उसमें अब्बास अरक्ची साहब का भी स्टेटमेंट था कि ये सारी कंडीशंस जो हैं इसमें अमेरिका ने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली है। उसके बदले में, उसके जवाब में ईरान ने एक 5 पॉइंट का एजेंडा दिया था, जो सुप्रीम लीडर के जो शुरुआती जो बयान थे, जो उनका इनॉग्रल एड्रेस स्टेटमेंट था, उससे काफ़ी मिलता जुलता था। अब जाहिर बात है कि दोनों कंट्रीज़ ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली है। पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ली है, उसके जवाब में ईरान ने लिया है। अब ईरान की ये उम्मीद है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब घबरा के कोई ना कोई ऐसा जो है, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और कोई ऐसा जो है हमारे सामने प्रपोजल रखें और जिससे कि बात जो है आगे बढ़े। देखिए, इसमें ईरान ने बात जो है बहुत क्लियर कर दी है। इस अपनी जो 5 पॉइंट के एजेंडे के अलावा जो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले देखिए सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर के बिना कोई बातचीत हो नहीं सकती। और ना सिर्फ वो सीज फायर, इसराइल और यूएस और ईरान के बीच में जो इस फ्रंट पे, ईरान के फ्रंट पे है, बल्कि जो लेबनान में जो हो रहा है हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में, वहाँ पे भी सीज फायर होना चाहिए, तभी कोई बातचीत हो सकती है। उनका कहना है कि हर फ्रंट पे सीज फायर होगा तभी हम आगे बात कर सकते हैं। और बात करने के लिए जाहिर बात है कि वो कोई उम्मीद कर रहे हैं कि कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई हमको घबरा के कोई कंसेशन दे दें, जो कि एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। व्हाइट हाउस के कुछ सोर्सेज जो मीडिया में कोट किए गए हैं, उनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बोर हो गए इस जंग से। तो देखिए, उम्मीद है कि आगे हो सकता है कि कल ये मीटिंग के बाद कोई रास्ता निकल आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। हम भी इंतजार करेंगे कि कल की मीटिंग में क्या होता है। कल का दिन बहुत अहम है, लेकिन मीटिंग से जो बात निकलती है उसके बाद ये देखना होगा कि ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, और जो भी अगर प्रस्ताव, मसौदा कुछ भी आता है उस पर ईरान कैसे रिएक्ट करता है, इसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब।